मित्रों नमस्कार। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए और इस पुस्तक का आस्था लेसन चल रहा है। इस आस्था का आज तीसरा लेसन। हेडिंग है $1 अरब के रात्रिभोज के बाद का एक सुंदर भाषण। जब 12 दिसंबर 1999 की शाम को देश के कोई 80 अमीर दिग्गज लोग पश्चिम के एक युवक का सम्मान करने के लिए फिफ्थ एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह कक्ष में एकत्र हुए, आधा दर्जन से ज़्यादा मेहमानों को यह एहसास नहीं था कि वे अमेरिकी प्रौद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के गवाह बनने वाले थे। जे एडवर्ड सीमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के दिल पिट्सबर्ग की एक हाल की यात्रा के दौरान चार्ल्स एम श्वाब द्वारा उनके लिए किए गए भव्य आतिथ्य के लिए आभार से भरे हुए थे, जिन्होंने पूर्वी बैंकिंग के 38 वर्षीय फौलादी आदमी का परिचय कराने के लिए रात्रिभोज की व्यवस्था की थी। लेकिन उन्हें उस सम्मेलन में खलबली मचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसे वास्तव में चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के रूढ़िवादी व्यक्ति वह व्युत्पत्ति को पसंद नहीं करेंगे और यदि वह स्टिलमैन, हरीमन और वाल्डर बिट को उबरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि वे खुद विनम्र शेखी को 15 या 20 मिनट तक सीमित कर दें और उसके बाद जाने दें। यहाँ तक कि जॉन पीटर पॉन्ट मॉर्गन शाही प्रतिष्ठा के चलते श्वाब के दाईं ओर बैठे हुए थे, केवल थोड़े समय के लिए अपनी उपस्थिति से रात्रिभोज की मेज की शोभा बढ़ाना चाहते थे। जहां अब तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतने कम समय का था कि अगले दिन प्रिंट में यह अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाया। तो दो मेजबान और उनके विशिष्ट अतिथियों ने सामान्यतः 7 या 8 तरह का भोजन अच्छी तरह से खा लिया। इस बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और जो भी हुई नियंत्रित कर ली गई। कुछ एक बैंकरों और दलालों ने श्वाब से मुलाकात की थी, जिनका करियर मोनोगाहेला के किनारे पर खिला था और कोई भी उसे अच्छी तरह नहीं जानता था। लेकिन शाम समाप्त होने से पहले वे और उनके साथ मनी मास्टर का दिल चुराया जाना था और $1 अरब के बेबी संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम की कल्पना की जानी थी। इतिहास की खातिर यह शायद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शायद रात के खाने पर चार्ली श्वाब के भाषण का कोई रिकॉर्ड कभी नहीं बनाया गया। उन्होंने शिकागो के बैंकरों की एक ऐसी ही बैठक के दौरान बाद की एक तारीख पर उसके कुछ भागों को दोहराया। फिर बाद में भी जब सरकार स्टील ट्रस्ट को भंग करने के लिए निवेदन लाई तो उन्होंने गवाह स्टैंड से प्रतिक्रिया का अपना खुद का वृत्तांत दिया, जिसने वित्तीय गतिविधियों के एक उन्माद में मॉर्गन को उत्तेजित कर दिया। संभावित है कि यह कुछ चुटकुलों से भरा है और वाक्पटुता में पिरोया। अव्याकरणिक श्वाब के भाषण की बारीकी की परवाह कभी नहीं की थी। एक घरेलू भाषण था, लेकिन इसके अलावा इसमें भोजन करने वालों द्वारा प्रस्तुत $5 बिलियन की अनुमानित पूंजी पर एक बिजली उत्पन्न करने वाली शक्ति और प्रभाव था। इसके समाप्त होने के बाद भी सभा अभी भी इसके जादू से मंत्रमुग्ध थी। हालांकि श्वाब ने 90 मिनट तक बात की थी। मॉर्गन वक्ता को आले के समान खिड़की के पास ले गया, जहां ऊंची असहज सीट से अपने पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे और बात की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति के साथ चालू हो चुका था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी वह पूर्ण और स्पष्ट कार्यक्रम था जो स्टील की उन्नति के लिए निर्धारित था। कई अन्य लोगों ने बिस्कुट, तार और घेरा, चीनी, रबर, व्हिस्की, तेल या च्युइंगम संयोजन के पैटर्न के बाद एक स्टील के ट्रस्ट के लिए मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की। जॉन डक्यू गेट्स नाम के जुआरी ने यह आग्रह किया था, लेकिन मॉर्गन ने उस पर विश्वास नहीं किया। शिकागो के मेयर जोबर बिल मूर और जिम मूर, जो एक साथ एक मैच ट्रस्ट और कंकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी यह आग्रह किया और विफल रहे। दिखावटी देहाती वकील अल्बर्ट एच गैरी इसे बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं था कि प्रभावशाली हो सके जब तक श्वाब की वाक्पटुता जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक नहीं ले गई।
जिससे वह अब तक के सबसे साहसी वित्तीय उपक्रम के ठोस परिणामों की कल्पना कर सकता था। परियोजना को पैसा कमाने के आसान बेसुध सपने के रूप में देखा गया। वित्तीय चुंबकत्व जो एक पीढ़ी पहले हजारों छोटी और कभी कभी अपर्याप्त रूप से प्रबंधित कंपनियों को बड़ी और प्रतियोगिता को कुचलने वाले संयोजन में आकर्षित करने के लिए शुरू हुआ था, वह हंसमुख व्यापार डायरेक्ट जॉन डक्यू गेट्स के उपकरणों के माध्यम से स्टील की दुनिया में संचालक शक्ति बन गया था। गेट्स पहले से ही छोटी फर्मों की एक श्रृंखला से अमेरिकी स्टील एंड वायर कंपनी का गठन कर चुका था और मॉर्गन के साथ फेडरल स्टील कंपनी बनाई थी। नेशनल ट्यूब और अमेरिकी ब्रिज कंपनियां मॉर्गन की दो और फर्में थीं और मूर ब्रदर्स ने अमेरिकन समूह टिन प्लेट, स्टील हूप, शीट स्टील एंड नेशनल स्टील कंपनी बनाने के लिए मैच और कुकी व्यवसाय को त्याग दिया था। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी के विशाल ट्रस्ट के करीब एक ट्रस्ट जिसके 53 भागीदार और संचालक हैं, वे अन्य संयोजन बेकार थे। वे अपने दिल की बातों से गठबंधन कर सकते थे, लेकिन उनका पूरा वर्ग भी कार्नेगी संगठन में एक खरोंच भी नहीं मार सकता था और मॉर्गन यह जानता था। सन की स्कॉटलैंड का निवासी भी यह जानता था। मॉर्गन की छोटी कंपनियों के उसके कारोबार में कटौती करने के प्रयास को स्कीबो किले की शानदार ऊंचाइयों से पहले मनोरंजन से और उसके बाद नाराजगी से उसने देखा था। जब प्रयास बहुत उद्दंड हो गए तो कार्नेगी की नाराजगी क्रोध और प्रतिशोध में बदल गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के स्वामित्व वाली हर चक्की की नकल करने का फैसला किया। अब तक उसने तार, पाइप, हुप्स या चादर में रुचि नहीं ली थी। इसके बजाय वह ऐसी कंपनियों को कच्चा इस्पात बेचने में और भी आकार देना चाहते थे, उसमें उनको ढाल देने में संतुष्ट था। वह अपने सम्मुख और सक्षम लेफ्टिनेंट के रूप में स्वाब के साथ उसने अपने दुश्मनों को दीवार की तरफ ढकेलने की योजना बनाई। तो यह बात थी। चार्ल्स एम स्वाब के भाषण में मॉर्गन ने अपनी संयोजन की समस्या का जवाब देखा था। उनमें से कार्नेगी दिग्गज कंपनी के बिना कोई भी ट्रस्ट होगा ही नहीं है। जैसा कि एक लेखक ने कहा था कि बेर का कोई व्यंजन जिसमें बेर हो न हो। 12 दिसंबर 1900 की रात को स्वाब के भाषण में निस्संदेह एक अनुमान था, हालांकि कोई वादा नहीं था, कि विशाल कार्नेगी उद्यम को मॉर्गन तज्जियों के नीचे लाया जा सकता है। उसने इस्पात की कार्यक्षमता के लिए पुनर्गठन विशेषज्ञता की असफल मिलों को निकाल देने के और फलती फूलती कंपनियों पर संपत्तियों पर प्रयास की एकाग्रता के अयस्क ट्रैफिक में अब अर्थव्यवस्थाओं के बंधे खर्चों और प्रशासनिक विभागों में अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी बाजार पर कब्जा करने के दुनिया के भविष्य की बात की। इसके अलावा उसने उनके बीच 420 लोगों को बताया कि उनकी प्रथागत चोरी की त्रुटियां कहाँ हो रही थी। उसने अनुमान लगाया उनके उद्देश्य एकाधिकार बनाना, कीमतों को बढ़ाना और विशेषाधिकार से खुद को मोटे लाभांश का भुगतान करना था। स्वाब ने अपने हार्दिक तरीके से प्रणाली की निंदा की। उसने अपने श्रोताओं को बताया ऐसी नीति की अदूरदर्शिता इस तथ्य में निहित है कि एक ऐसे युग में जब हर चीज़ विस्तार चाहती थी, उसने बाजार को प्रतिबंधित किया। उसने तर्क दिया कि इस्पात की लागत कम करके एक हरदम विस्तार करता बाजार बनाया जाएगा, इस्पात के अधिक उपयोग का आविष्कार किया जाएगा और विश्व व्यापार के एक बढ़िया भाग पर कब्जा किया जा सकेगा। वास्तव में वह इसे नहीं जानता था। स्वाब आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रचारक था। तो विश्वविद्यालय क्लब में रात्रि भोज का अंत हो गया। स्वाब की सुहानी भविष्यवाणियों के बारे में सोचने के लिए मॉर्गन अपने घर चला गया। स्वाब आद्रा कार्नेगी के लिए इस्पात व्यवसाय चलाने के लिए वापस पिट्सबर्ग चला गया, जबकि गौरी और बाकी अगले कदम के पूर्वानुमान में निरर्थक काम करने के लिए वापस अपने स्टॉक टिकर्स के पास चले गए। इसमें लंबा समय नहीं लगा था। स्वाब के कारणों की जो दावत सामने रखी थी उसे पचाने में मॉर्गन को लगभग 1 सप्ताह का समय लगा।
जब वह खुद को यह आश्वासन दे चुका था कि उसके परिणाम में कोई भी वित्तीय अपच नहीं होने वाला है, उसने स्वाब को बुला भेजा और उस युवक को बहुत लचीला पाया। स्वाब ने इशारा किया कि श्रीमान कार्नेगी शायद इसको पसंद नहीं करेंगे। यदि उन्होंने पाया कि उनका विश्वस्त कंपनी का अध्यक्ष वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ इश्कबाजी कर रहा है, वह स्ट्रीट जिस पर कभी न चलने का कार्नेगी ने निश्चय किया था, तब जॉन डक्यू गेट्स ने इस बीच सुझाव दिया था कि स्वाब अगर फिलाडेल्फिया में बेल्लेवुर होटल जा सकते हैं तो जेपी मॉर्गन भी वहां मिल सकते हैं। हालांकि जब स्वाब पहुंचे तो मॉर्गन न्यूयॉर्क में अपने घर पर बेढंगेपन से बीमार पड़े थे और इसलिए बड़े आदमी के दबावपूर्ण निमंत्रण पर स्वाब न्यूयॉर्क चले गए और खुद को फाइनेंसर की लाइब्रेरी के द्वार पर प्रस्तुत किया। अब कुछ आर्थिक इतिहासकारों ने विश्वास जाहिर किया कि नाटक के शुरू से अंत तक मंच एंड्रयू कार्नेगी द्वारा स्थापित किया गया था। स्वाब के लिए रात्रिभोज, प्रसिद्ध भाषण, स्वाब और धनपतियों के बीच रविवार की रात का सम्मेलन, इस पूरे आयोजन की व्यवस्था चतुर स्कॉट द्वारा की गई थी। सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जब सौदा पूरा करने के लिए स्वाब को बुलाया गया था तो उसे यह भी नहीं पता था कि छोटा बॉस, जैसा एंड्रयू को कहा जाता था, कौन था। बहुत सुना होगा तो बस बेचने का एक प्रस्ताव विशेष रूप से लोगों के एक समूह को, जिन्हें एंड्रयू पवित्रता से कम कुछ के साथ संपन्न किया जा सकता था, के रूप में मानता था। लेकिन स्वाब सम्मेलन में अपने साथ उनके मन के भौतिक मूल्य और हर स्टील कंपनी, जिसे वह नई धातु के आकाश में एक आवश्यक सितारे के रूप में मान्यता देता था, उसकी संभावित कमाई की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते अपनी ही लिखावट में तैयार तांबा प्लेट चित्रों की 6 चादरें ले गए थे। 4 व्यक्तियों ने रात भर इन आंकड़ों पर विचार किया। जाहिर है प्रमुख मॉर्गन था, धन के दैवीय अधिकार में अपने विश्वास में दृढ़। उसके साथ उसका अभिजात साथी रॉबर्ट बेकन था, एक विद्वान और सज्जन। तीसरा जॉन डक्यू गेट्स था, जिसे मॉर्गन एक जुआरी के रूप में अपमानित और एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। चौथा स्वाब था, जिसे इस्पात के निर्माण की बिक्री की प्रक्रिया के बारे में वहाँ पूरे समूह में मौजूद लोगों में से किसी की भी तुलना में अधिक पता था। उस पूरे सम्मेलन के दौरान पिट्सबर्ग के कड़े के बारे में पूछताछ कभी नहीं की गई थी। यदि उसने कहा कि एक कंपनी बहुत मूल्यवान थी तो वह बहुत मूल्यवान थी, बस और कुछ नहीं। केवल अपने द्वारा नामित चिंताओं को संयोजन में शामिल करने पर वह बहुत आग्रहपूर्ण था। उन्होंने एक ऐसे निगम की कल्पना की थी जिसमें कोई दोहराव नहीं होगा, यहाँ तक कि उन दोस्तों के लालच को पूरा करने के लिए भी नहीं जो अपनी कंपनियों को व्यापक मॉर्गन आधार पर उतारना चाहते थे। इस प्रकार उसने कई बड़े व्यवसायों को डिजाइन से बाहर छोड़ दिया, जिन पर वॉल स्ट्रीट के वालरसों और बढ़इयों ने भूखी निगाहें डाली हुई थी। जब सुबह हुई, मॉर्गन गुलाबी हो गया और अपनी पीठ को सीधा किया। केवल एक ही सवाल बचा हुआ था, क्या आप सोचते हैं कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उसने पूछा। मैं कोशिश कर सकता हूं, स्वाब ने कहा। अगर आप उसे बेचने के लिए मना सकते हैं तो मैं इस मामले की जिम्मेदारी ले लूँगा, मॉर्गन ने कहा। अब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कार्नेगी बेचेंगे? वे कितनी मांग रखेंगे? स्वाब लगभग $32 करोड़ सोचते थे। वह भुगतान किस में लेगा? साधारण या पसंदीदा स्टॉक्स, बॉन्ड, नगद? कोई भी $1 अरब का 1/3 नगद में नहीं इकट्ठा कर सकता था। जनवरी में ठंड से ठिठुरते वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक की हीथ पर ठंड के खिलाफ स्वेटर में लिपटे एंड्रयू और वाचालता से बात करते हुए चार्ली के साथ हमेशा की तरह उनकी आत्माओं को ऊंचा बनाए रखने के लिए एक गोल्फ खेल आयोजित था। जोड़ी के कार्नेगी कुटीर की आरामदायक गर्मी में बैठ जाने तक कारोबार का कोई भी शब्द मुश्किल से ही बोला गया था। फिर भी उसी प्रबोधकता के साथ जिससे विश्वविद्यालय के क्लब में 80 करोड़पति सम्मोहित थे। स्वाब ने बूढ़े आदमी के सामाजिक मौजों को संतुष्ट करने के लिए सुख साधनों में सेवानिवृत्ति के अनकहे लाखों शानदार वादों को उधेड़ दिया।
कार्नेगी ने एकदम से हथियार डाल दिए। कागज की एक पर्ची पर अंक लिखकर स्वाब को सौंप दिया और कहा, ठीक है, उसे हम बेच देंगे। आंकड़ा लगभग 40 करोड़ डॉलर का था और एक बुनियादी कड़े के रूप में स्वाब द्वारा उल्लिखित $32,000 लेने और पिछले 2 वर्षों में बढ़ी हुई पूंजी मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें $8,000 जोड़ने के लिए पहुंचा था। बाद में एक ट्रांस अटलांटिक जहाज के डेक पर स्कॉट्समैन ने उदास होते हुए मॉर्गन से कहा, मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे $10,000 अधिक के लिए कहा होता। यदि आपने इसके लिए कहा होता तो आपको यह मिल गया होता। मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। दोस्तों, आस्था का आज के तीसरा भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।